हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, भारत की सीमाओं पर केवल भूराजनीतिक तनाव नहीं है। लेह की घटना ने, लद्दाख की घटना ने भारत की लोकतांत्रिक आत्मा पर भी प्रश्न उठाए हैं। लद्दाख, जिसे वर्ष 2019 में राष्ट्रीय एकीकरण की सफलता के रूप में पेश किया गया, वही लद्दाख आज न्याय, प्रतिनिधित्व और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। लेह में जो हिंसा हुई उसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान गई और अब गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग के गठन का आदेश दिया है। यानी अब यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि यह भारत के संविधान, न्यायपालिका और केंद्र राज्य संबंधों की एक लिटमस टेस्ट बनने वाला है। गृह मंत्रालय ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है, जो लद्दाख हिंसा में क्या हुआ, किसने आदेश दिया, पुलिस ने क्या किया, किस तरीके से लोगों की जान गई, किस किस स्तर पर विफलता हुई, इन सब पहलुओं की न्यायिक जांच करेगा। यानी कि प्रश्न सिर्फ यह नहीं है कि गोली किसने चलाई, प्रश्न यह भी है कि क्या लद्दाख की आवाज को दबाया गया, साथ ही साथ क्या यह क्षेत्र सिर्फ सामरिक समझकर छोड़ दिया गया, नागरिकों को वास्तविक लोकतंत्र के संबंध में जो उनकी मांग थी उसको ध्यान ही नहीं दिया गया, टोटली नजरअंदाज किया गया। तो इस प्रकार से इस जांच के द्वारा कई सारी बातों पर हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा मिलने के लिए क्या प्रगति होती है, वहाँ के आदिवासी और पहाड़ी समुदायों को जमीन और नौकरियों की रक्षा होगी या नहीं होगी, और पूर्ण राज्य का दर्जा जिसको लेकर के वे बहुत बड़ी मांग कर रहे थे, उसके लिए क्या केंद्र सरकार कोई योजना बना रही है या नहीं बना रही है, या फिर ये सारी चीजें छोड़ करके सिर्फ यह एक राजनीतिक संतुलन का एक प्रयास है। तो आज इन सारे मुद्दों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लद्दाख एक जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं है। लद्दाख का बड़ा भू राजनीतिक महत्व है और इसकी एक लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जिन्हें हम विभिन्न एंगल से देखेंगे। पहला, भूगोल जो राजनीति तय करता है। लद्दाख का भूगोल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लद्दाख भारत, चीन और पाकिस्तान, इन 3 परमाणु शक्तियों के बीच एक ऐसा प्लेस है जो कि वास्तव में त्रिकोणीय बफर जोन के तौर पर देखा जाता है। यहाँ से भारत का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य चौकियां जैसे कि सियाचिन, दौलत बेग, ओल्डी, गलवान घाटी और पेंगोंग झील नियंत्रित होती हैं। गलवान संघर्ष जो 2020 में हुआ, उसमें लद्दाख का महत्व कई गुना बढ़ गया क्योंकि चीन लगातार इस क्षेत्र में नई सड़कें बना रहा है, हेलीपैड बना रहा है और सैन्य ठिकाने बना रहा है। यही कारण है कि लद्दाख की हर राजनीतिक मांग सिर्फ एक आंतरिक और लोकल मुद्दा नहीं रह जाती, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बनकर के भी सामने आती है। दूसरा, अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो विशेष दर्जे से केंद्र शासन तक का इसने सफर तय किया है। 1947 के बाद लद्दाख जो है उसे जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाया गया, लेकिन वहाँ के स्थानीय बौद्ध, शिया मुस्लिम समुदाय के लोग और आदिवासी समुदाय हमेशा एक अलग प्रशासनिक पहचान की मांग करते रहे। 1950 से लेकर 1980 तक के दौर में लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की मांग बहुत जबरदस्त तरीके से उठाई गई ताकि उन्हें सीधे दिल्ली से प्रतिनिधित्व मिल सके। 1989 में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई, LAHDC बनाई गई, परंतु सीमित शक्तियां दी गई उसे। वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया। लद्दाख को कश्मीर से अलग करके एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लेकिन उसको कोई विधानसभा नहीं दी गई। यद्यपि केंद्र शासित प्रदेश की मांग इनकी खुद की बहुत पुरानी थी। इस कदम को लद्दाख की आकांक्षाओं की पूर्ति की तरह दिखाया गया। इसके साथ साथ जनता ने इसको बहुत ज़्यादा स्वागत किया, लेकिन जल्दी उन्हें यह महसूस हुआ कि उन्हें ना तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला है और ना ही जमीन और नौकरियों की सुरक्षा मिली है। यहीं से उस असंतोष की शुरुआत होती है जो आगे विरोध और विद्रोह में आगे आता है। अब प्रश्न यह है कि लद्दाख क्यों मिला और स्थानीय लोगों की मुख्य शिकायतें क्या हैं। तो देखिए, लद्दाख के पास रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी कि प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र नहीं है, ना विधानसभा है, ना जनता की आवाज़ सीधे केंद्र सरकार तक पहुंच पा रही है। इसके साथ साथ उनको लैंड और जॉब के प्रोटेक्शन को भी खत्म होने का खतरा है और उन्हें लगता है कि बाहरी लोग उनकी भूमियों पर कब्जा कर लेंगे, उन्हें खरीद लेंगे।
सिक्स शेड्यूल की मांग उनकी बहुत जोरदार है। वे चाहते हैं कि आदिवासी समुदायों को संवैधानिक सुरक्षा के साथ साथ स्थानीय स्वायत्तता भी प्रदान की जाए। एनवायरमेंटल और कल्चरल सर्वाइवल भी इनके लिए एक बड़ा मुद्दा है। वे चाहते हैं कि वे अपने इकोसिस्टम को मेंटेन रखें, टूरिज्म और सैन्य गतिविधियों के दबाव से भी अपने आप को बचाएं और उसके साथ साथ वे अपनी संस्कृति की भी रक्षा कर सकें। अब हुआ क्या था लद्दाख हिंसा में, वह भी एक शॉर्ट ब्रीफ में देख लेते हैं। देखिए हिंसा की शुरुआत कैसे हुई। देखिए सबसे पहली बात यह है कि यूं समझिएगा कि चाहे इतिहास हो, संवैधानिक उम्मीदें हो या भू राजनीतिक संवेदनशीलता, इन सब के बाद जो होना नहीं चाहिए था वो लद्दाख में हो गया। लद्दाख जिसे राष्ट्रीय एकता और विकास का मॉडल बताया जा रहा था, वहां जनता और शासन धीरे धीरे आमने सामने आ गए और ये कोई सामान्य विरोध नहीं था। वास्तव में यह चेतावनी थी जो कि राष्ट्र को झकझोर सकती है। अगर हम देखें तो लद्दाख हिंसा की शुरुआत होती है वहां की एपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA कई महीनों से कुछ मांगे कर रहे थे। पहला सिक्स शेड्यूल, दूसरा पूर्ण राज्य का दर्जा, तीसरा स्थानीय नौकरियों और जमीनों की रक्षा और चौथा निर्वाचित विधानसभा। केंद्र सरकार के साथ कई दौर की इन दोनों की बातचीत हुई लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। जनता में यह भावना बन गई कि उनकी आवाज को सिस्टम ने धीरे धीरे करके सुनना बंद कर दिया है। इसके बाद घटनाक्रम होता है 24 सितंबर के दिन, 24 सितंबर के दिन एक साइलेंट मार्च और सॉलिडारिटी रैली बुलाई जाती है। शुरू में यह बहुत शांतिपूर्ण थी लेकिन भीड़ में नारे लगने लग गए कि हमें राज्य का हक चाहिए, हम संविधान के भीतर हक की मांग कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक शासन ने वहां पर धारा 144 लागू कर दिया, भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन तनाव बढ़ता गया। पुलिस बल तैनात कर दिया गया, लाठीचार्ज हुई, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद गोलीबारी हुई जिसमें 4 मासूम नागरिकों की मौत हुई, कई नागरिक घायल हुए। इस पर सरकार का यह कहना है कि भीड़ उग्र हो गई थी, जबकि आंदोलनकारी कह रहे हैं कि उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था जिसका हिंसक दमन किया गया सरकार के द्वारा। इसके बाद इस पर जनता की प्रतिक्रिया और विश्वास का संकट खड़ा होता है। मृतकों के परिवारों और आंदोलनकारियों का यह कहना है कि हम आतंकवादी तो नहीं हैं, हम केवल संवैधानिक अधिकार की शांतिपूर्ण मांग कर रहे थे, हम पर गोलियां चलाई गईं और यह बताता है कि हमें नागरिक नहीं सुरक्षा का खतरा माना जा रहा है। यही बिंदु एक प्रशासनिक घटना को संवैधानिक संकट का रूप दे देता है। इसके बाद केंद्र की चुनौती बढ़ी और आंदोलन ठहर नहीं रहा है। वास्तव में एपेक्स बॉडी लेह और KDA ने ऐलान किया कि जब तक न्यायिक जांच नहीं होगी तब तक वे केंद्र के साथ अब कोई वार्ता नहीं करेंगे। यह सिर्फ एक मांग नहीं थी बल्कि एक बड़ी राजनीतिक मोर्चाबंदी भी थी। इस दौर में केंद्र सरकार पर दबाव इतना बढ़ गया कि गृह मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट के जज के अंतर्गत एक न्यायिक जांच का आदेश जारी करना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट क्या न्यायिक जांच कर रहा है उसके बारे में भी देख लीजिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो कमीशन फॉर इंक्वायरी एक्ट 1952 के अंतर्गत कब कब न्यायिक जांच आयोग गठित किया जा सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है 1952 का, जब कोई मामला पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो तब, जब एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी सवालों में घिर जाए, जब न्यायपालिका के स्तर पर जांच कराना आवश्यक माना जाता है और इन 3 कंडीशंस की उपलब्धता पर न्यायिक जांच का आयोग गठित किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण, यह पहली बार हुआ है कि लद्दाख हिंसा को एक राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न माना गया है। तो आयोग जो है वह वास्तव में करेगा क्या? देखिए आयोग के गठन करने का अर्थ यह है कि यह जांच प्रशासनिक स्तर पर नहीं होने जा रही, इसके निष्कर्ष कानूनी रूप से भी महत्वपूर्ण होंगे और सार्वजनिक रूप से बाध्यकारी प्रभाव रखेंगे। यह आयोग सरकार के अधिकारियों, पुलिस और किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को जांच के दौरान तलब कर सकता है। इस आयोग के गठन के बाद वहां की लोकल जो एपेक्स बॉडी लेह है उसने कहा कि न्यायिक जांच की हमारी एक मांग थी, अब इसे 6 शेड्यूल और स्टेटहुड के समाधान के साथ जोड़ना सरकार का अगला कदम होना चाहिए। जबकि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि KDA कहता है न्यायिक जांच शुरुआत है, अंत तब होगा जब हमें राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। देखिए लद्दाख की जो कहानी है वो केवल लद्दाख की नहीं है, वास्तव में यह भारत के लोकतंत्र की वह कहानी है जहां विकास और लोकतांत्रिक अधिकारों के बीच संतुलन की एक रियल एग्जामिनेशन, एक असली परीक्षा होती है, जहां सामरिक जरूरतों और मानवीय आकांक्षाओं के बीच में टकराव खुलकर सामने आता है और दिखाई देता है।
अब पूरा देश देख रहा है कि न्यायपालिका क्या क्या सच्चाइयां सामने लाती है। केंद्र सरकार जनता की आवाज को क्या संवैधानिक समाधान दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। क्या लद्दाख को 6th शेड्यूल या राज्य के दर्जे जैसी कोई भी चीज मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, या फिर यह पूरी की पूरी जांच एक ऑफिस के दफ्तरों में बंद फाइलों में पड़ी रह जाएगी। यह केवल हिंसा की जांच नहीं है। ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र के भविष्य का निर्णय भी है, क्योंकि यह जन आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। भारत केवल एक प्रशासनिक राज्य नहीं है, यह एक जीवंत लोकतंत्र है और जनता की आवाज को सुनना और जनता की आवाज पर रिस्पॉन्ड करना सरकार की नैतिक और प्रशासनिक के साथ साथ संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। आप भी अपने विचार को कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैंने इसको संविधान के साथ साथ विभिन्न कानूनों और उसके अन्य पहलुओं से भी जोड़ा। मेरा टेलीग्राम चैनल भी जान लीजिए, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दिवाली चल रहा है तो बच्चों के लिए कुछ खुशखबरी भी होनी चाहिए। दिवाली के लिए स्टडी IQ IAS में दिवाली उत्सव सेल चल रही है, जिसके अंतर्गत आपको हर एक बैच, चाहे वो 2026 का हो, 27 का हो या 2028 के लिए हो, आपको बम्पर डिस्काउंट दिया जा रहा है इस दिवाली उत्सव सेल के अंतर्गत। जैसे कि 2026 का कोर्स आपको मात्र 7,499 रुपए में दिया जा रहा है। और उसमें खास बात क्या है कि यह इसके लिए आपको एक कोड इस्तेमाल करना होगा, PK लाइव कोड है। PK लाइव कोड हमेशा याद रखिए, स्टडी IQ से आप कोई भी कोर्स लेते हैं आपको यह कोड सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दिलाएगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यह सेल की अवधि यानी कि अंतिम तिथि 22 अक्टूबर है। 22 अक्टूबर के बाद यह सेल समाप्त हो जाएगी, दिवाली का फेस्टिवल भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस दिवाली को अपनी खुशियां दुगनी कीजिए। शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।